एवरीवन, फाइनली अब हम लेक्चर 4 में भारत की जलवायु और भारत की मिट्टी के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा पिछली वीडियो में नदी वाली चैप्टर में छूट गई थी कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है और अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। इसके अलावा उत्तर से लेकर दक्षिण तक कौन सी नदी गिरती है और पश्चिम की ओर कौन सी नदी गिरती है और पूरब की ओर कौन सी नदी गिरती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप एक दो बार अगर देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो आसानी से रिकॉल कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यारा सा भारत। ये जैसे हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है। तो हमें कहाँ से देखनी है, उत्तर से दक्षिण में कहाँ पे गिरेगी, अरब सागर में और इधर बंगाल की खाड़ी में। तो एक चीज और आप जानते हो कि ऊपर में कौन पड़ता है, नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे में साउथ यानी दक्षिण, इधर में आपका ईस्ट यानी पूर्व और इधर में वेस्ट यानी पश्चिम। तो दो तरीके से है, जो नदी अरब सागर में गिरेगी वो किधर से किधर बह रही है, तो पूरब से पश्चिम की ओर। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो किधर से किधर बह रही है, पश्चिम से लेकर पूरब की ओर। ठीक है, तब दोनों क्रम याद रखना। अब आप बोलोगे सर कोई ट्रिक बताइए, तो ट्रिक के लिए मैं इतना कहूंगा कि अगर आप अरब सागर में गिरने वाली नदी याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक बंगाल की खाड़ी की नदी के बारे में पता चल जाएगा, और साथ ही में पश्चिम और पूर्व में गिरने वाली नदियों के बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन आप उत्तर से दक्षिण में गिरने वाली नदियों के बारे में उत्तर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, आप चाहो तो पूरा याद कर लो, अदरवाइज आधा से भी काम चला सकते हो। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर अरब सागर में कौन नदी गिरती है, सिंधु नदी, साबरमती, माही, नर्मदा। नर्मदा सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी भी है। फिर है ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी और पेरियार नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी उत्तर से दक्षिण कौन है, सबसे ऊपर गंगा, जो कहाँ से है, उत्तराखंड की गंगोत्री से। फिर हमारा दामोदर नदी, जो हमारा बंगाल उड़ीसा, है ना। फिर स्वर्ण रेखा जो झारखंड में बहती है, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई नदी। तो ये हमारा जो था दोनों तरह से गिरने वाली नदियों का क्रम था। अब हम डायरेक्टली क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु पे आते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक है मौसम एवं जलवायु। तो मौसम क्या है, एक क्षणिक अवस्था है, यानी मौसम हमारा क्या रहता है, कम देर तक रहता है। लेकिन जलवायु क्या रहता है, लंबे समय तक रहता है। तो आपको अंतर करने वाले प्रश्न भी आएंगे। तो पूछ सकता है, सीधे दे देगा मौसम लंबे समय तक रहने वाली मौसमी दशा है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मौसम क्या है, क्षणिक अवस्था यानी कम समय तक रहने वाली मौसमी अवस्था है। जबकि जलवायु क्या है, लंबे समय तक रहने वाली मौसमी दशा है। मौसम क्या है, तो ये जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे एक दिन में या एक सप्ताह में। लेकिन जलवायु कम से कम 50 दिन रहती है या इससे भी अधिक समय तक वर्षा लाती है। भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब ये देखिए, ये है प्यारा सा पृथ्वी। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया, इस पे क्या है, 0 डिग्री विषुवत रेखा। ऊपर में ये क्या है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। नीचे में 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसके ऊपर में ये 66.5 डिग्री, ये भी 66.5 डिग्री, और ये यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री हमारा विषुवत रेखा है, और 0 डिग्री से 23 डिग्री तक क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
तो हमारा प्यारा सा भारत भी यहीं पे आता है, ठीक है। और फिर साढ़े 23 से 66 डिग्री के बीच में क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और फिर साढ़े 66 से 90 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 90 डिग्री को ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर क्षेत्र कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो ये भी एग्जाम में आपको पूछता है। तो दो तरीके से हम इसके कारणों को देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। स्थिति मतलब कि भारत कहाँ है, तो अभी हमने देखा कि भूमध्य, ये हमारा जो है भूमध्य रेखा यहाँ पे भारत है ना, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो एक तो कारण ये है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा उच्चावच कारक है, यानी जो ऊंचाई है भारत की, जो हिमालय, जैसे अगर ये हमारा प्यारा सा भारत है, तो ये जो हमारा क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र, यहाँ इसके पीछे में क्या है, हिमालय है। और हिमालय हमारे क्षेत्र को, भारत को सुरक्षा प्रदान करती है। किससे सुरक्षा प्रदान करती है, तो जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती हैं, उससे हमारे देश को हिमालय रक्षा करती है। इसको भी हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, वायु दाब और पवन संबंधी कारक। यानी जो वायु दाब है, निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब, वो कैसे प्रभावित करती है। या पवन जो है, पछुआ पवन है ना, पूर्वा पूर्वैया पवन या दक्षिण पश्चिम जो भी है, वो सबको हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में। एक एक को एक एक लाइन से समझेंगे, ठीक है, कहीं पे भी हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहला है स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। इसमें सबसे पहले है अक्षांश। तो अक्षांश आपको पता है कि कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो पूर्व से लेके पश्चिम दिशा में। जैसे अगर ये हमारा प्यारा सा भारत है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत के उत्तरी भाग में क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय। यहाँ पे आपको पता है कि ठंड रहती है, तो इसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय। और कर्क रेखा के दक्षिण के भाग में है उष्ण कटिबंधीय। यानी अगर ये कर्क रेखा है, तो इसके बाहर में क्या है, उष्ण कटिबंधीय। जैसे अगर इसको भी अगर हम प्यारा सा मान ले, तो अगर हम बीच में लाइन खींच दे, तो ये साढ़े 23 हो जाएगा, ये साढ़े 23 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ऐसे ही समझना है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में क्या करती है, वर्षा का कारण बनती है। कैसे बनती है, तो जैसे ये भारत का नक्शा का, सॉरी, बार बार जरूरत पड़ेगी। ये अगर मान लो, तो जैसे यहाँ से जब पवनें चलती है तो यहाँ जाती है, ठीक है, उत्तर पूर्व में। और जब ये यहाँ इस साइड में आती है, तो ये क्या करती है, पवन को रोक के उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनती है। अगर यहाँ से भी शीतलहर वाली हवाएं आएंगी साइबेरियन की, तो ये क्या करे, इस वाले क्षेत्र को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। और तीसरा क्या कारण है, समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे आप जानते हो कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। जैसे ये अगर है पृथ्वी, ये विषुवत रेखा, ये मान लो सूरज की रोशनी, ठीक है। तो सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगी, यहाँ, फिर कम यहाँ, फिर कम यहाँ, फिर कम यहाँ। तब देख रहे हो, सबसे ज्यादा रोशनी यहाँ पे है, लेकिन ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है, रोशनी यानी तापमान घट रहा है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में क्या होता है, अधिक ठंड होता है। जैसे विरल वायु, यानी जैसे जो हमारा ये उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ क्यों ठंड होता है, क्योंकि यहाँ पे ना हवा बहुत कम चलती है। हवा कम क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या कम है। यहाँ पे पर्वतीय और पहाड़ीय क्षेत्र अधिक है। आपको पता है कि जैसे ये वाला अभी नक्शा आप देखिए, ये यहाँ पे सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ेगी। तो जब सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ेगी, तो तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर तापमान ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ के पानी को भी गर्म करेगा ना ज्यादा। तो वो गर्म होगा, तो
वाष्पीकरण ज्यादा होगा। जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बारिश भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि इस वाले क्षेत्र में अगर बारिश ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे भी ज्यादा होंगे, तो हवाएं भी ज्यादा चलेगी। लेकिन जैसे जैसे तापमान घटेगा, बारिश की मात्रा घटेगी, पेड़ पौधे कम होते जाएंगे, तो वायु भी क्या होगी, कम चलने लगेगी। अब यहाँ पे वापस आइए फिर से। जैसे आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री जबकि दार्जिलिंग में 4 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई के कारण। जब ये आप प्यारा सा भारत देखेंगे, सॉरी ये नक्शा, माफी चाहूंगा, ऐसा नहीं बनना चाहिए, बट बन नहीं पा रहा। जैसे यहाँ पे यूपी में, यहाँ पे आगरा है, ठीक है ना, और यहाँ बंगाल में दार्जिलिंग है। तो यहाँ के समुद्र तल देख रहे हो, यहाँ पे समुद्र तल कितना दूर है, लेकिन यहाँ पे समुद्र तल बंगाल की खाड़ी कितना नजदीक है। तो इसलिए दार्जिलिंग में क्या है, ठंडा ज्यादा है। क्यों है? समुद्र तल की ऊंचाई के कारण। और यहाँ पे क्या है, समुद्र तल की ऊंचाई ज्यादा है, यानी यहाँ पे क्या है, बहुत लेट से समुद्र की हवा बहेगी ना, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। उच्चावच। तो उच्चावच क्या करता है कि तापमान, वायु दाब, पवनों की गति एवं दिशा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करती है। जैसे जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा करती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा जो प्यारा सा भारत है, आपको पता है कि सबसे पहले बारिश कहाँ से होती है? तो यहाँ अरब सागर से पानी उठती है, और ये 1 जून के आसपास केरला से होते हुए कहाँ जाएगी, असम की ओर। तो यहीं पे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट, आपको पता है ना कि ये वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है, ये वाला पूर्वी घाट है। तो जून जुलाई में वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी घाट से होते हुए ये चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, और फिर नॉर्थ ईस्ट से होते हुए बिहार, यूपी, दिल्ली, ठीक है। और फिर यहाँ से जाके पानी रुक जाएगी, ठीक है। तो वही कह रहा है, अधिक वर्षा होगी, लेकिन दक्षिणी पठार पवन मुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करेगी। वही जो यहाँ पे दक्षिणी है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा क्या होगी, कम होगी। कब? जून जुलाई में। लेकिन जैसे जैसे जुलाई के बाद समय बढ़ेगा, फिर इन सब क्षेत्रों में भी पानी सितंबर अक्टूबर के बाद बढ़ती चली जाएगी, और नवंबर दिसंबर में फिर पूर्वी घाट पे पानी होगी, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम के कारण बारिश हो रहा है पश्चिमी घाट से लेकर नॉर्थ ईस्ट में। और ये फिर क्या होगा, उत्तरी पूर्व के कारण फिर होगा पूर्वी घाट में पानी, ठीक है। अब हम लोग ना शीत ऋतु में, यानी ठंड के समय में जो भारत का जलवायु होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है धरातलीय वायु दाब तथा पवने। तो शीत ऋतु में क्या होता है कि भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में क्या होता है, वायु दाब के वितरण से प्रभावित होता है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायु दाब केंद्र स्थापित हो जाते हैं, और इसके कारण दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ पवनों का प्रारंभ होता है, और यह पवनें शुष्क महाद्वीप पवनों के रूप में पहुंचती है। एक बार पढ़ लेता हूँ फिर समझा दूंगा। पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी नहीं होती, क्योंकि कई बार इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है, और परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम तथा उत्तर भारत इन शुष्क पवनों के प्रभाव में आ जाता है। अब बेसिकली है कि शीत ऋतु में, अभी मैंने नक्शा पे बताया कि कैसे बारिश होती है। जैसे ये अगर बारिश है तो यहाँ से जब जाएगी तो ये क्या होगा, गर्म के महीने में यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब शीत ऋतु आएगी तो फिर क्या होगा, इन सब क्षेत्रों में, यानी मध्य और ये पश्चिम वाले क्षेत्रों में पानी की मौसम कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है,
पानी के कम होने के कारण क्षेत्र क्या होने लगती है, शीत ऋतु में शुष्क होने लगती है। ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट है जेट प्रवाह यानी जेट स्ट्रीम। तो सबसे पहले जो हमें जाननी है कि जेट स्ट्रीम, आप मान लीजिए जैसे जेट एयरक्राफ्ट, आपने प्लेन देखा होगा, वो क्या होता है, बहुत स्पीड चलती है। तो जेट प्रवाह भी एक तरीके से क्या है, बहुत स्पीड में चलने वाली हवाएं हैं, पहली बात। और अब जेट स्ट्रीम क्या होती है कि ये सीधे हवा नहीं चलती, बल्कि वो ऐसे ऐसे चलती है, सर्पिला कार में चलती है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ना 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरातल से होती है। ये एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जब पवन तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में चलती है तो इसे क्या कहते हैं, जेट प्रवाह यानी जेट स्ट्रीम। सीधा सा अंतर है कि जब तिब्बत के पठार, जैसे ये प्यारा सा भारत है और यहाँ पे तिब्बत का पठार है, ठीक है, और ये तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में यानी इधर में जो पवनें चलती है उसे क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम यानी जेट प्रवाह। ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले जेट प्रवाह क्या करता है, तो तिब्बत की जो उच्च भूमि है, जो तिब्बत की उच्च भूमि है, ये जेट प्रवाह के लिए अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह कितने भागों में बढ़ता है, दो भागों में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। ठीक है। दक्षिणी शाखा क्या करता है, हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। और ये जो पूर्व की ओर बहती है, यही क्या करती है, भारत में ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ जो हवाएं चलती है उसको लाने में मदद करती है। कौन, तो जो हिमालय के दक्षिण में बहता है जेट प्रवाह, वो भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने में मदद करती है। ठीक है। जैसे ये प्यारा सा भारत है, तो ये हिमालय है, अभी हमने देखा कि हिमालय के उत्तर में जो बहती है ना। तो ये जब जेट प्रवाह जब हिमालय के दक्षिण भागों में, दो भागों में बट के बहेगी, तो ये क्या करेगा कि ठंड के मौसम में इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस पवने चलाएंगी। और ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो पवने, वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो चलेगी इस पश्चिमी क्षेत्र में भारत के, तो यहाँ पे जाड़े के मौसम में जो बारिश होगी इसके कारण, तो इन क्षेत्रों में जो फसल होंगे उनके लिए ये पश्चिमी विक्षोभ फायदे का काम करती है। और यही जब जेट स्ट्रीम हिमालय की उत्तर में बहती है, तो ये गर्मी के मौसम में क्या करती है, पूर्वी जेट प्रवाह का यानी पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास करती है, जो हमारे मानसून के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है, तो ये सबसे पहले ये कहाँ से उठेगा, ये तिब्बत के पठार वाली क्षेत्र से पवन उठेगा, और इसके समानांतर जब हिमालय के उत्तर में बहेगा तो इसको क्या कहेंगे, जेट स्ट्रीम। ठीक है। और ये जब जेट स्ट्रीम उत्तर में बहता है तो क्या होता है, भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास करता है, और ये इस क्षेत्र में यानी भारत के इस क्षेत्र में क्या है, मानसून लाने के लिए उपयोग में आता है। लेकिन जब ये सेम चीज जब यहाँ दक्षिण की ओर जेट प्रवाह, सॉरी, जब यहाँ हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में जब ये बहेगा, तो ये क्या करेगा, इधर से जो जेट पश्चिमी विक्षोभ आ रही है, यहाँ पे बारिश करने में मदद करती है ठंड के मौसम में। पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या करेगी, गर्म के मौसम में मानसून लाएगी, और जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ लाएगी। ठीक है।
अब ये है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कहाँ से होती है, तो भूमध्य सागर से। जैसे ये प्यारा सा भारत है, ये मान लीजिए, तो भूमध्य सागर जो यहाँ मेडिटेरियन सी है, तो ये ईरान बांग्लादेश होते हुए यहाँ पे आएगी और फिर इस क्षेत्र में क्या करेगी, बारिश बरसाएगी। इसके बाद है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, ये कहाँ बनती है, तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में, यानी यहाँ और इस क्षेत्र में क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज्यादा होगा। और ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता क्या होती है, तो तेज गति से हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होगी। और क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में है, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ पे विनाशकारी चक्रवात आएंगे। जैसे यहाँ उड़ीसा में आएंगे, आंध्रा में आएंगे, तमिलनाडु में आएंगे। किसके कारण, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण। अब हमारा पे एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ITCZ, यानी अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो हमारा गर्मी के क्षेत्र में होता है। इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो सबसे पहले ये कहाँ उत्पन्न होता है, तो विषुवत वृत्त पर निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का डेवलपमेंट यानी विकास होता है। और इसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें जो है वो मिलती है। और इसके बाद हवा क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। और जुलाई के महीने में ये 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास कहाँ होता है, तो गंगा के मैदान में। जैसे अगर ये प्यारा सा भारत बनाएंगे, तो ये गंगा के मैदान में जो है 20 से 25 डिग्री पे यहाँ हवा उठेगी जुलाई के महीने में। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि इसे हम लोग मानसूनी गर्द के नाम से जानते हैं। और इसी कारण क्या होगा कि भारत की उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या करेगा कि ताप निम्न दायु का विकास करेगा, यानी जो उसका टेम्परेचर होगा वो लो प्रेशर का होगा। ठीक है। धीरे धीरे आईटी शेड उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को पार करती है। यानी जब ये आईटी से सीजेड जो है, जब ये उत्तर की ओर ऊपर की ओर खिसकने लगेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यापारिक पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री के बीच में अपने देशांतर पे विषुवत रेखा को पार करेगी। जैसे विषुवत रेखा है तो यहाँ को पार करेगी। ठीक है। फिर कोरियोलिस बल के प्रभाव से वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर किसके कारण होता है, तो कोरियोलिस बल बल के कारण। और यही जो है दक्षिणी पश्चिमी क्या है, भारत में मानसून है। यानी भारत में मानसून जो आता है किसके कारण आता है, तो दक्षिणी पश्चिमी पवनों के कारण। और ये दक्षिणी पश्चिमी पवनें कैसे उत्पन्न होती है, तो कोरियोलिस बल के कारण। और जब ये शीत ऋतु में आईटीसीजेड दक्षिण की ओर खिसकती है, तो ये जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून था, दक्षिण पश्चिम जो पवन थी, ये उत्तर पूर्व मानसून हो जाती है। जैसे ही अगर हम भारत के नक्शा देखें, तो ये फिर उत्तर पूर्व जब हो जाएगी, तो ये बारिश कहाँ कराएगी, इन क्षेत्र में। ठीक है। तो ये सारा चीज किसके कारण हो रहा है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में हो रहा है। और कोरियोलिस बल के कारण ही गर्म के मौसम में दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में इन क्षेत्रों में, यहाँ केरला से शुरू होकर इन क्षेत्रों में बारिश होती है। अब फिर जब ये ठंड में दक्षिण की ओर आईटीसीजेड खसकती है, तो यही दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होगा, उत्तर पूर्व मानसून बन के ये पूरा इस क्षेत्र में क्या करेगा, बारिश करेगा। ठीक है। अब जब गर्म के महीने में असम और पश्चिम बंगाल में
तीव्र आर्द्र हवाएं चलती, यानी इतनी हवाएं चलेगी जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा, तो इसको पूर्वी भारत में इन हवाओं को क्या कहते हैं, नार्वेस्टर। और बंगाल में क्या कहते हैं, काल वैशाखी। और कर्नाटक में इसी ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र वाली हवाओं को चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा के नाम से भी जानते हैं। तो इस सीधे एग्जाम में पूछेगा कि ग्रीष्म ऋतु में जो तीव्र आर्द्र हवाएं वाली चलती हैं, तो उसको पूर्वी भारत में उन हवाओं को क्या कहते हैं, नार्वेस्टर। बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाओं को ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं, काल वैशाखी। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और कॉफी वर्षा। ये सब वन लाइनर है। और फिर कर्नाटक में ही इसको क्या कहेंगे, आम सॉरी केरला में इसी आर्द्र हवा को क्या कहेंगे, आम्र वर्षा कहेंगे, यानी आम होता है इसी के कारण। और यही जब उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में जाती है, तो ये गर्म और शुष्क हवाएं जो है लू कहलाती है। जैसे बिहार यूपी में क्या चलती है, लू चलती है। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट है, बाकी हमने ये सब देख लिया, ये भी देख लिया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ देखिए कि भारत में निम्न 4 ऋतुएं हैं। शीत ऋतु कब से कब रहता है, 15 दिसंबर से 15 मार्च। गर्मी 16 मार्च से 15 जून। वर्षा 16 जून से 15 सितंबर। और शरद ऋतु 16 से 14 दिसंबर। उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। और राजस्थान में इसी वर्षा को क्या कहते हैं, मावट वर्षा कहते हैं। यानी जो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम जो ठंड के मौसम में, जैसे ये अभी हमने देखा कि जब इस क्षेत्र में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, तो वही राजस्थान में इस स्ट्रीम को यानी इस वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। अब हम लोग जो देखते हैं कि अरब सागर की जो शाखा से मानसून है, जैसे ये अगर हम बनाते हैं प्यारा सा भारत, तो ये अरब सागर है। तो यहाँ से क्या जाती है कि केरल के तट से बारिश शुरू होगी, ठीक है। और ये इसे क्या कहेंगे, मानसून परस्फोट। यानी जब अरब सागर की शाखा भारत में मानसून कराती है, तो उसे सबसे पहले क्या कहते हैं, मानसून परस्फोट। तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, असम तक। अब फिर अरब सागर से दूसरी शाखा कहाँ से शुरू होगी, तो मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटी से होकर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। यानी यहाँ पे जो दूसरी शाखा है, ये यहाँ से मिलेगी, महाराष्ट्र से। और ये फिर कहाँ जाएगी, ये जाएगी यहाँ झारखंड के पास, ठीक है। यहाँ छोटा नागपुर पठार है, और फिर छोटा नागपुर के पठार से यहाँ होकर फिर ये इधर आ जाएगी नीचे। तो दो शाखा बनती है, एक शाखा जो केरल से शुरू होगी, दूसरी शाखा महाराष्ट्र से, और तीसरी शाखा सौराष्ट्र यानी गुजरात से शुरू होगी। और ये कहाँ जाएगी, तो कच्छ से टकराएगी, यानी गुजरात सौराष्ट्र के जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे है, यहाँ पे ये जाएगी कच्छ की से टकराएगी। और फिर ये राजस्थान को लांघती हुई कहाँ चली जाएगी, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र। फिर यहाँ पे वो मिल जाएगी, किससे मिलेगी, ये बंगाल की खाड़ी से जो हवा इधर से आ रही है, इससे मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे वो बारिश कराएगी, ठीक है। तो 3 हमने देखा, फिर से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अरब के सागर में कितनी शाखाओं में बारिश होती है, 3। सबसे पहले केरला, तो केरला की शाखा यहाँ बहेगी, और इसको क्या कहेंगे, मानसून प्रस्फोट।
फिर दूसरी शाखा महाराष्ट्र से जाएगी, ये यहाँ छोटा नागपुर के पठार तक जाएगी। ठीक है। फिर तीसरी शाखा जो सौराष्ट्र यानी गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे है, वो कच्छ की रन होते हुए कहाँ जाएगी, यहाँ हरियाणा और पंजाब तक। और ये तीनों शाखाएं एक एक करके कहाँ मिलेगी, यहाँ बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं बहेंगी उनसे जाकर टकराएंगी और फिर ये सब बारिश इधर होगा। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर कहाँ की हवाएं बारिश करती है, तो बंगाल की खाड़ी से। ठीक है। यहाँ जो बारिश होगी है बंगाल की खाड़ी से। और विश्व में सबसे अधिक जो बारिश होती है मौसम मेघालय में, ये भी बंगाल की खाड़ी के ही हवा मौसम से बारिश करती है। मानसून की अरब सागर शाखा जो है वो बंगाल की शाखा से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि बारिश जो होता है लगभग 65% वो किससे होता है, अरब सागर के कारण। और अरब सागर में अभी हमने देखा कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून में है। ये यहाँ देखो, ये हुआ दक्षिण वाला, ये पश्चिम मानसून। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही ये तीन शाखाएं बनती हैं। और ये उत्तर पूर्व के कारण यहाँ पे फिर दो तीन शाखाएं बनती हैं। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून या अरब सागर से कितनी बारिश होती है, तो 65%। और उत्तर पूर्व या बंगाल की खाड़ी से 35%। दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब है, तो जून से सितंबर। परवर्ती मानसून अक्टूबर से दिसंबर। पूर्व मानसून मई से मार्च से मई। और शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जनवरी से फरवरी। अब अगला एक टर्म है कि मानसून में विच्छेद किसे कहते हैं। मानसून विच्छेद क्या कहते हैं, तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक दो हफ्ता बारिश ना हो तो उसे क्या कहेंगे, मानसून विच्छेद। अब जैसे उत्तर भारत में मानसून विच्छेद कैसे होता है, तो जब उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है या फिर ITCZ के बदलाव में कमी आने लगती है। और पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद कब होता है, तो जब आर्द्र पवनें तट के समांतर बहने लगती है, तब क्या होगा कि बारिश कम होने लगेगी। राजस्थान में मानसून विच्छेद कब होगा, तो जब यहाँ पे निम्न स्तर पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से रोक देती है। और मानसून का निवर्तन किसे कहते हैं, तो जब मानसून के पीछे हटने या लौट जाने की घटना होती है तो उसे मानसून का निवर्तन कहते हैं। सितंबर के आरंभ में उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है। और मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से क्या होती है, मानसून खत्म हो जाती है। तो दो तरीके से पूछेगा कि उत्तर पश्चिम भारत में मानसून का निवर्तन कब होता है, तो सितंबर में। और शेष भारत से कब होता है, तो मध्य अक्टूबर में। अब हमारा इम्पोर्टेंट है, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसको बनाया है, तो तापमान और वर्षण के मासिक मानकों को रखा है। उसके अनुसार जलवायु भारत की कितने प्रकार की है, 5 प्रकार। सबसे पहला उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये क्या है, तो सारा वर्ष जो औसत मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है उसको कोपेन ने क्या कहा है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और शुष्क जलवायु कोपेन ने किसको कहा है, तो जहां पे वर्षा कम होती है। और ये शुष्क कम होने पर अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। और जब शुष्कता अधिक हो तो वो मरुस्थल कहलाता है। गर्म जलवायु किसको कहा है कोपेन ने, तो जहां ठंड महीने का औसत तापमान 18 डिग्री से -3 डिग्री हो। उसके अलावा हिम जलवायु किसको कहा है कोपेन ने, तो जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री और ठंड का 3.5 डिग्री। बर्फीली जलवायु किसे कहा है, तो जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री हो। ये जैसे आपको इतना ही याद ही रखना है, अब इसमें आप कुछ समझने वाली है नहीं। अगला देखिए, एल नीनो
कि घटना किसे कहते हैं। तो एल नीनो क्या है, हर 5 से 10 साल में एक बार होती है, सबसे पहला बात। और इसके कारण क्या होता है कि कहीं सुखाड़ आता है, कहीं बाढ़ आता है। यानी जहां एल नीनो की घटना होगी वहां बाढ़ आएगी, और जहां नहीं होगी वहां सुखाड़ की भी घटनाएं होती है, या फिर कहीं उल्टा भी होती है। तो सबसे पहली बात कि एल नीनो शुरू कहाँ से होती है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर से एल नीनो की घटना शुरू होती है। फिर यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है। यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में शुरू होगी। अब जैसे मान लो कि ये प्यारा सा भारत है, और यहाँ के आसपास पड़ता है पेरू का तट, है ना। और ये सब आपको पता है पैसिफिक ओशियन पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सा है, तो उष्ण यानी गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये जब गर्म जलधारा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और ये ठंडा होके जब ये इधर आएगा भारत की ओर, तब इसको क्या कहेंगे, एल नीनो के घटना। यानी जो गर्म पेरू की जलधाराएं थी, जब वो ठंडा हो जाएगी और ठंडा होकर जब वो बारिश करेगी या तापमान में परिवर्तन करेगी, तब वो क्या कहलाएगी, एल नीनो की घटना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कहाँ से उत्पत्ति होती है, पूर्वी प्रशांत से, पेरू के तट के निकट उष्णी धारा के रूप में प्रकट होती है। और जब यह भूमध्य रेखीय उष्णी समुद्र धारा का विस्तार करके अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवन में प्रस्थापित हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, एल नीनो। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। एल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनती है। यानी अगर ठंडा के समय गर्मी का मौसम फील हो, तो वो किसके कारण होगा, एल नीनो के कारण। और जब गर्मी के दौरान शुष्क परिस्थिति यानी बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो, तो वो भी किसके कारण, एल नीनो के कारण। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है, बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। और यह पेरू के दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में क्या होता है, गर्मी का महीना होता है। तो एल नीनो को बालक ईसा क्यों कहते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का वो है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसको बालक ईसा भी कहते हैं। और उसी समय में पेरू जो देश है, वहां पे गर्मी का महीना होता है, ठीक है। कोपन की योजना के अनुसार भारत का जलवायु प्रदेश, तो पहले हम ये प्यारा सा भारत बना लेते हैं, ठीक है। ए एम डब्ल्यू, ये पश्चिमी तट, यानी इस तट को क्या कहते हैं, ए एम डब्ल्यू। ये क्या है, लघु शुष्क ऋतु वाला क्षेत्र है। फिर ए एस, यहाँ पे लिख देता हूँ ए एम डब्ल्यू, और इसको क्या कहेगा, ए एस, कोरोमंडल तट को। ये क्या है, शुष्क ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी क्षेत्र है। ए डब्ल्यू किसको कहेंगे, तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र को क्या कह रहा है, ए डब्ल्यू, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार का क्षेत्र है। बी एस एच डब्ल्यू किसको कह रहा है, तो यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इन क्षेत्रों को क्या कह रहा है, बी एस एच डब्ल्यू। ये क्या है, तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। और सी डब्ल्यू जे किसको कह रहा है, तो ये गंगा का मैदान, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत, यानी इस वाले क्षेत्र को क्या कह रहा है, सी डब्ल्यू जी, यानी ये शुष्क शीत ऋतु वाला क्षेत्र है। और डीएफसी किसको कह रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, इसको लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र जलवायु क्षेत्र कहते हैं। फिर यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड वाले क्षेत्र को ई यानी ध्रुवीय प्रकार वाला प्रदेश कहते हैं। अब हम देखते हैं घटना चक्र में क्या है। अब घटना चक्र में है कि भारतीय मानसून का आगमन कब होता है, तो जब सूर्य उत्तरायण में होता है। उसके बाद आईटीसीजेड में जब परिवर्तन होता है,
और भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च तापमान और निम्न वायुदाब होता है। साथ ही में जब पश्चिमी जेट प्रवाह हिमालय के उत्तर में विस्थापित होता है या फिर पूर्वी जेट प्रवाह का इसके अलावा दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायु दाब का विकास होता है, तो क्या होगा कि मानसून का आगमन समझ लिया जाएगा। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अरब सागर से जब ये उठती है, ये ITCZ हमने देखा कि यहाँ पे गंगा के मैदान के आसपास में निम्न क्षेत्र बनाती है, और फिर जब ये गुजरात के नीचे आती है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, तो उच्च तापमान बनाती है। और ये जब बंगाल की खाड़ी जब ऐसे ऊपर चलती है और फिर जब इधर चलती है, तो निम्न दाब बना के क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो पूर्वी जेट प्रवाह के कारण होता है, तो वो लो प्रेशर के कारण होता है। तो ये सब हमने पिछले में देखा है। हमने पश्चिमी घाट के तो तीन शाखाएं देखी थी। जब पूर्वी घाट जो है, ये क्या करती है, गंगा के मैदान तथा पंजाब तक वर्षा करती है। यानी जो ये जो धाराएं हैं, ये यहाँ तक, यानी ये गंगा का मैदान है और ये पंजाब तक क्या करती है, बारिश करती है। बंगाल की खारा शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा अराकान योमा पर्वत से टकराने के बाद दो भागों में विभाजित होती है। उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक वर्षा करती है। यानी ये वाला क्षेत्र में भी क्या करता है, अरब सागर वर्षा करता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जून को केरला में अरब सागर बारिश करती है। 5 जून को ये क्या करती है, लक्षद्वीप से शुरू होते हुए ये यहाँ पे, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जून में यहाँ से लेके यहाँ तक बारिश होती है, यानी आंध्र प्रदेश के आसपास तक। फिर 5 जून को जो है ये शुरू होती है और ये तेलंगाना के आसपास तक करती है। फिर 10 जून को बारिश कहाँ करती है, भुवनेश्वर में, कलकत्ता में और पटना में। ठीक है। 15 जून को बारिश कहाँ होता है, तो अहमदाबाद में और नेपाल में। 1 जुलाई को बारिश कहाँ होती है, तो ये वाले क्षेत्र में, चंडीगढ़ और राजस्थान के क्षेत्र में। फिर 15 जुलाई इधर प्योर राजस्थान के क्षेत्र में। फिर 1 जून को बंगाल की खाड़ी से कहाँ बारिश होती है, तो यहाँ मेघालय से लेके यहाँ म्यांमार वाली शाखा में। बस आप मैप भी याद रखोगे ना तो कर लोगे। 5 जून को यहाँ चिकन नेक से बंगाल की शाखा वाली बारिश होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अब कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है मानसूनी जलवायु से। चेरापूंजी का अब क्या नाम है, सेहरा, और ये कहाँ है, तो मेघालय में है। किस पहाड़ी पे है, तो खासी पहाड़ी पे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, तो पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में और मेघालय में। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश मार्गों में हवा की सामान्य प्रवाह दिशा होती है, दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व। हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा मैदान में प्रवाहित होती है, दक्षिण पूर्व और पूर्व से। ये हमने देखा भी है मैप पे। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, लेह में। अभी हमने देखा कि कर्नाटक और केरला में क्या होता है, आम्र वर्षा। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से कितना प्रतिशत बारिश होती है, 3%। सबसे अधिक बारिश मौसिन राम में किस दिन किया गया था, तो 19 जुलाई 2016 को किया गया था। काल वैसाखी पवनों को असम में किस नाम से जानते हैं, तो बोरोडो इचीला। बसंत ऋतु कब होती है, तो भारतीय महीना में चैत्र वैशाख यानी मार्च अप्रैल में। ग्रीष्म ऋतु जेठ से आषाढ़ तक यानी मई से जून तक। वर्षा सावन या भादो, जुलाई से अगस्त तक। शरद अश्विन या से लेके कार्तिक तक, सितंबर अक्टूबर।
हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष से लेकर पौष तक, नवंबर दिसंबर। शिशिर ऋतु माघ से लेकर फागुन तक, जनवरी फरवरी। भारत में वर्षा का अनुपात पश्चिमी विक्षोभ से 3%, मानसून या पूर्वी स्थानीय चक्रवाती वर्षा से 3%, दक्षिण पश्चिम से 74% और प्रत्यावर्ती मानसून से 13%। एक और इम्पोर्टेंट है, भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय के विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कितनी है? 180 डिग्री। भारत में सर्वाधिक तापांतर कहाँ होता है? तो राजस्थान में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून क्या होती है? अवधि घटती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यानी इधर से इधर जाने पे मौसम क्या होगा? घटेगा। मानसून का निवर्तन, अभी हमने देखा कि मानसून जब जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मानसून का निवर्तन। तो जब साफ आकाश होगा तो आप समझ जाइएगा कि मानसून खत्म हो गया है। राजस्थान के मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर हो जाना। वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो जल का संचयन यानी उसको एकत्रित करना। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे जल विभाजक या वाटर शेड कहते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है बालोतरा में। भारत मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा क्या होती है? घटती है। यानी अगर ये मानो ये पश्चिम है, अब पश्चिम से जब उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो बारिश का मौसम घटेगा, क्योंकि यहाँ से शुरू ही होता है। गंगा के मैदान में कोई ज्यो जो ऊपर को बढ़ेगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन ऊंची जाती मिलेगी। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या है? मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों की तंत्र की स्थापना करना। यानी कि जो तट है, हम तट बनाते हैं और फिर जल को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि हम जल ढाल का विकास करते हैं, यानी हम जल को बचाने का विकास करते हैं। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कितने जिलों में है? 40 जिलों में, 7 राज्यों में। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। जैसे ये भारत है, तो आपको पता है कि मेडिटेरियन सी से क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से ऐसे आता है, तो किधर से आ रहा है? पश्चिम से आ रहा है और फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। 2004 में जो सुनामी हुआ था उससे सबसे ज्यादा कौन सा तट दुष्प्रभावित हुआ? कोरोमंडल तट, यानी ये वाला क्षेत्र। हुदहुद चक्रवात कहाँ आया था? आंध्र प्रदेश में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर यानी इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। लेक्चर 3 में जो हमने क्वेश्चन देखा था उसका उत्तर है पहला का बी, सिक्किम, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल 20, 28 और 8 यूटीज, बिहार, नीलगिरी हिल तमिलनाडु, तमिलनाडु 2 जिन 14, अंडमान निकोबार, केरला 92 अमेंडमेंट, गोवा, भील
केरला 1881, इंडो आर्यन 26 जनवरी 20, हिमाचल और त्रिपुरा। अब हम आज के लेक्चर का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपको याद है कि नहीं। अब मैं ना इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ आपको रिकॉल कितना कर पा रहे हो। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा किन पवनों द्वारा होती है? भारत का मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं का स्थानीय नाम क्या है? सर्वाधिक विश्व की वर्षा कहाँ होती है? कौन सा कारक भारत को साइबेरिया की ठंडी हवाओं से बचाने के लिए एक विशाल दीवार के रूप में कार्य करता है? लौटते हुए मानसून का अवधि क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण सर्दियों में किस राज्यों में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा का क्या कारण है? आम्र वर्षा क्या है? भारत की जलवायु मुख्य रूप से किन दो प्रमुख कारकों द्वारा निर्धारित है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है जो इसकी जलवायु को प्रभावित करती है? काल वैशाखी क्या है? दक्कन की पठार की तुलना में पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक क्यों होती है? आईटीसीजेड का फुल फॉर्म क्या है? किस महीने को गर्म बरसात के मौसम से शुष्क सर्दियों में संक्रमण का काल माना जाता है? अक्टूबर हीट क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत का कौन सा भाग शुष्क रहता है? अल नीनो क्या है और भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है? लौटते मानसून के दौरान किस राज्य का तट चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? आप इनमें से अगर 20 में से 15 भी बना ले रहे हो तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। अगले वीडियो में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इंडियन सॉइल को भी मैं नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।